हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर पर स्वागत है। मैं पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुका था और क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो आपके लिए होमवर्क था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करता हूं बनाने के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। देखा जाए ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, प्रूव दैट in a triangle if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two side, that means that एक अगर ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में किसी भी एक पैरेलल साइड का अगर लाइन ड्रा करते हैं, किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, तो दिस इज साइड ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज अ लाइन व्हिच इज ड्रॉन इनसाइड द ट्रायंगल to distinct in other 2 points, then these two sides are divided in the same ratio, and this is a statement of Thales theorem, basic proportionality theorem, BPT. So this is very very important for your board exam। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग हाउ टू प्रूव इट। तो नेक्स्ट देखा जाए कैसे प्रूव किया जाएगा। तो देखिएगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं। ठीक है, आई एम ड्राइंग अ फिगर। दिस इज ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, मैं कलर भर लेता हूं ताकि अच्छा लगे दिखने में। सो आई एम गोइंग टू फिल कलर दिस कलर। ठीक है, नाउ दिस इज गिवन ए ट्रायंगल, दिस इज गिवन ए ट्रायंगल in which a line is drawn parallel to any one side of this triangle. A line is drawn parallel to any one side of this triangle. So I am drawing a line which is parallel to any one side. तो मैं मान लेता हूं कि ये लाइन जो ड्रा किया वो पैरेलल है। ठीक है, इस साइड का तो मैं नेमिंग कर लेता हूं इस ट्रायंगल का। लेट इट बी ए, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, चलिए इसमें कहा जा सकता है कि ये साइड जो आप देख रहे हैं दोनों आपस में जो है वो पैरेलल है। लेट इट बी एम एंड एन, एम एन इज पैरेलल टू बी सी। सो जब भी प्रूफ करने का स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है तो हम लोग बढ़ते हैं 4 स्टेप में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है गिवन। तो गिवन में क्या लिखाएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंट देता हूं। गिवन में लिखा जाएगा कि ए लाइन इज गिवन अ ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच एम एन पैरेलल टू बीसी। That's all। ठीक है, ये गिवन हो गया। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो प्रूव करना है वो मालूम होना चाहिए आपको। तो व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, इट इज हियर टू प्रूव दैट ए एम अपॉन बी एम का रेशियो जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन बी एन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। उसके बाद लिखा जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, और मैं कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूं कि देखिएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या किया जा रहा है कि एक लाइन ड्रॉप करता हूं विच इज परपेंडिकुलर। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉप करता हूं जो इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर। अगेन एक और लाइन ड्रा कर लेता हूं जो इस साइड पर आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए साथ साथ में देखा जाए तो और क्या दिया गया है, ये दिया गया है, ये देखिए यहां पर परपेंडिकुलर जब ड्रॉप किया तो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी आ गया 90 डिग्री, सिमिलरली ये 90 डिग्री होगा। साथ साथ हमने क्या किया कि दोनों साइड्स को हमने मिला लिया। दोनों साइड्स को हमने क्या किया, देखिए BN और आपका CM दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा आपका, कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा, यहां नाम मैं दे देता हूं, लेट इट बी D हेयर एंड इट बी E हेयर। ठीक, चलिए कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा कि आपने क्या किया है कि ND परपेंडिकुलर AM and ME perpendicular AN is drawn. Also
BN and CM are joined, CM are joined, साथ साथ हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो मैं अब आता हूं नेक्स्ट स्टेप विच इज प्रूफ, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस थ्योरम। मूविंग टू दिस स्टेप, क्या बोला गया है, बोला गया है क्या डियर स्टूडेंट्स, ये प्रूफ करना है, AM बाई BM लाना है। तो AM बाई BM कैसे आएगा, देखिए AM अपॉन BM लाना है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल AMN, आई एम कॉलिंग इट एज अमन, ताकि याद करने में आसान हो। सिमिलरली देखिए ये BM जो है वो ट्रायंगल BMN का एक पार्ट है, दैट इज बमन। तो आई एम गोइंग टू डिवाइड दीज टू एरियाज, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अमन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बमन, ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, व्हाट कैन बी रिटन, इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, ओके, इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस। देखिए एक ट्रायंगल अगर होगा तो इस ट्रायंगल का बेस कौन होता है, जिस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसमें उसे मैं हाइट बोलता हूं, इसे क्या बोला जाता है, हाइट। और जिस पर परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोला जाता है, बेस। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए देखा जाए तो आपका बेस जो होगा वो आपका AM होगा, और हाइट जो देख रहे हैं वो होगा ND। सो 1/2 इंटू बेस, एंड बेस जो देख सकते हो कि बेस जो होगा वो होगा आपका AM इंटू हाइट जो होगा वो लिख सकते हैं DN डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बमन। देखिए ये बमन ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल बमन जो है इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट जो होता है वो ट्रायंगल से बाहर होता है, ठीक है। तो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए हाइट जो होगा वो होगा आपका ये ND होगा, और बेस जो होगा वो होगा आपका BM होगा, ओके। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस टू टर्म्स हियर। देखिए तो 1/2 इंटू बेस जो होगा आपका BM लिखा जा सकता है, और हाइट जो लिखा जा सकता है दैट विल बी DN। देखिए DN से DN कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली AM बाई बचता है आपका BM। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं क्या करता हूं फिर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल चमन, दिस इज ट्रायंगल हियर चमन, एरिया ऑफ ट्रायंगल CMN, ठीक है, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, इसका बेस देखा जा सकता है आपका हो गया AN इंटू हाइट, हाइट इज ME, so I can write here ME divided by 1/2 into base, और बेस इसके लिए होगा CN, और हाइट सिमिलरली होगा आपका ME होगा, ME से ME कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली वी आर लेफ्ट विथ ओनली AN बाई CN। देखिए इसमें एक और कंसेप्ट लगता है, देखिए एक और कंसेप्ट लगता है, मैं कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या लगता है कि अगर दो ट्रायंगल है, if there are two triangles which are drawn between the same parallel and same base, then their area is equal। so देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, और देखिए दोनों का बेस सेम सेम अगर होता है, देखा जाए दोनों का लिए ट्रायंगल का लिए बेस सेम सेम है, इसलिए दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CMN। देखिए सेम स्टेटमेंट, ये लाइन जो देख सकते हैं, ये देखो ये दोनों, और ये ट्रायंगल को देखा जाए तो बिटवीन द सेम बेस, एंड बेस इज हियर MN, अब पैरेलल लाइन तो ऑलरेडी ये दी गया है, दोनों आपस में पैरेलल है, इसलिए लिखा जा सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों सेम सेम होगा। अब देखिए ऊपर का टर्म देखा जाए यहाँ पे तो ये, और ऊपर का टर्म यहाँ देखा जाए तो दोनों सेम है, सिमिलर नीचे वाला भी टर्म क्या हो गया, सेम सेम हो गया, यानी कि कहा जा सकता है कि दोनों का रेशियो जो होगा दैट विल बी सेम। सो आई कैन राइट हियर दैट व्हाट कैन बी रिटन, इट कैन बी रिटन हियर दैट, so it can be written here that area of triangle AMN by area of triangle BMN
BMN will be equal to area of triangle AMN divided by area of triangle CMN. सो देखा जाए तो दोनों का LHS सेम है, इसका मतलब RHS भी सेम होगा. सो आई कैन राइट हियर AM by BM will be equal to AN by CN. Hence proved. This is very very important theorem for your board exam dear students. अच्छे से इसे पढ़कर जाना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. देखिए क्या बोला गया है. दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थेल्स थ्योरम. क्या बोला गया है? ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD. ABCD एक ट्रेपेजियम है. ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है. तो यस दिस इज ए ट्रेपेजियम. ठीक है, ABCD जो है एक ट्रेपेजियम है. ठीक है, तो मैं एक ट्रेपेजियम ड्रा कर लेता हूँ. ABCD इज ए ट्रेपेजियम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए. ABCD इज ए ट्रेपेजियम. तो लेट मी टू फिल हेयर दिस कलर. ठीक है, दिस इज ए ट्रेपेजियम हियर गिवन. इट इज ए ट्रेपेजियम रिटन हियर ABCD. सो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, वो होगा ABCD लिखा जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका A, B हो गया, C हो गया और ये हो गया आपका D हो गया. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD. These two sides are parallel given here, and its diagonal. There are two diagonals of a trapezium. There are two diagonals of a trapezium. So I am going to draw its diagonal. देखिए AC एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल जो है वो है आपका BD है. ठीक है, दो डायगोनल है. दोनों को दोनों जो है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. दोनों डायगोनल जो आप देख सकते हैं वो मीट करता है एट पॉइंट O. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर O. Then what we need to prove? We need to prove that AO by BO equal to CO by DO. That means that AO by BO is equal to CO by DO लाना है. ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं. ओके, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेता हूं कि ON parallel AB parallel CD is drawn. That means that ON parallel AB is drawn. So, but AB is parallel to CD as it is given in the question. So, parallel to CD. So, it can be said that these three lines are parallel. So, it can be said that ON is parallel to CD as well. Now, applying Thales theorem. How to apply Thales theorem? देखिए थेल्स थ्योरम कैसे लगता है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर, प्रूफ. तो देखिए थेल्स थ्योरम कैसे लगता है, समझिएगा थेल्स थ्योरम कैसे लगता है. थेल्स थ्योरम लगाने के लिए क्या करते हैं, देखिए अगर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ. ठीक है, इस तरह से एक लाइन पैरेलल है ABC और ये लिख देता हूँ D और ये लिख देता हूँ. अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ये लाइन D जो है वो साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है. दैट मीन्स ये AB जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दिस बाय दिस, यानी कि AD बाय BD इज इक्वल टू, इसके सामने वाला लिख दीजिएगा. देखिए AD के सामने वाला कौन साइड है, AE. इसके सामने वाला देखिए कौन सा है, EC. इसलिए लिखा जाएगा AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC. नाउ अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो यहाँ थेल्स थ्योरम लगाया जा सकता है. ठीक है, सो आई एम टेकिंग ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD. तो लिया जाए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD. इन ट्रायंगल ABD कहा जा सकता है कि ON जो है वो पैरेलल है आपका AB का. ON इज पैरेलल टू AB. सो लिखा जा सकता है, इट कैन बी सेड that these two ratios will be equal to these two ratios. इसका मतलब लिखा जा सकता है ND upon AN is equal to, देखिए
एनडी के सामने वाला पॉजिटिव वाला साइड कौन सा है आपका, डीओ। सो यहाँ पे लिखा जाएगा डीओ अपॉन लिख सकते हैं बीओ। ये हो गया कंडीशन नंबर 1। सिमिलरली ये देखिए इस ट्रायंगल में आ जाइए, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल, सिमिलरली इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल लिया जाए आपका एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी। इस एसीडी ट्रायंगल में फिर से लिखा जा सकता है कि आपका ON जो है दैट इज पैरेलल टू CD। देखिएगा ON CD का पैरेलल है, ON जो है वो CD का पैरेलल है। तो इससे क्या समझ में आता है सर, इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि देखिए जब ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ये हो गया ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, इसके सामने वाला देखिए अपॉन दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो लिखा जा सकता है। दैट मीन्स दैट, है ना, लिख सकते हैं हम यहाँ पे ND अपॉन AN विल बी इक्वल टू OC अपॉन आपका हो जाएगा AO। देखिए ये कंडीशन नंबर हो गया 2 फ्रॉम 1 and 2। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ND अपॉन यहाँ भी लिखा हुआ है, ND अपॉन यहाँ भी लिखा हुआ है। देखिए दोनों का LHS सेम टर्म सेम है, यानी कि RHS भी सेम होगा। सो इट कैन बी सेड फ्रॉम 1 and 2 दैट their LHS terms are same, so RHS term will also be same. DO upon BO is equal to OC upon AO, hence proved dear students। देखिए AO upon BO लाना था, सॉरी AO upon BO, तो मैं क्या करता हूँ ट्रांसलोकेट कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ इधर से उधर। तो क्या हो जाएगा अपॉन AO upon BO is equal to OC upon लिखा जा सकता है आपका DO, hence proved। This is also an important questions for your board exam. Next, now moving to the next question dear students। देखिए 12th नंबर में क्या बोला गया है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। क्या बोला गया है देखा जाए, बोला गया है कि if point C -1 2 divides internally the line segment joining the points A B in the ratio of 3:4, find the value of x square plus y square। क्या बोला गया है, देखिए एक लाइन है, एक लाइन दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए एक लाइन दिया गया है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि इस पर लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये पॉइंट A हो गया, ये हो गया आपका 2 5, और इधर देखिए पॉइंट B है, ये दिया हुआ है x y। ये पॉइंट C जो है इन बिटवीन है, C का जो वैल्यू दिया गया है दैट इज 1 - 2, ठीक है, ठीक है। देखिए इफ द पॉइंट C -1 2 divides internally the lines joining the points A and B in the ratio, that means कि दिया गया है AC अपॉन BC का रेशियो दिया गया है 3/4। AC अपॉन BC का रेशियो जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 3/4। तो देखिए यहाँ 3 लिख सकता हूँ और यहाँ लिखा जा सकता है 4। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x देखिए यहाँ है, y यहाँ है। तो पहले x और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा उससे यहाँ पर रख देंगे। तो वी नो बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला वी कैन राइट x इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए दूर के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स दैट x नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x कोऑर्डिनेट तो मालूम है, दैट मीन्स -1 इज इक्वल टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो लिखाएगा 3x, है ना। 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाय लिखा जा सकता है 3 + 4, मतलब -7 इक्वल टू आ गया 3x + 8 हो गया। दैट मीन्स दैट 3x इक्वल टू हो गया -15, दैट मीन्स दैट x का वैल्यू हो गया -5। सिमिलरली बाई कोऑर्डिनेट के लिए भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। बाई कोऑर्डिनेट के लिए भी लगाया जा सकता है सेक्शन फार्मूला। तो बाई कोऑर्डिनेट देखिए, बाई कोऑर्डिनेट कितना दिया गया 2 इक्वल टू लिखा जा सकता है, इस बाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा 3 बाई, इधर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया
20 डिवाइडेड बाय दोनों का सम दैट इज 7। ठीक है, मैं इसे भेज देता हूँ तो ये हो गया 14 इजकल टू लिखा जा सकता है 3 + 20 विच मीन्स दैट 3 इजकल टू होगा 14 - 20। सो लिखा जा सकता है 3 इजकल टू 6 हेंस इजकल टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। सो कहा जा सकता है कि y का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। नाउ व्हाट इज टू फाइंड? इट इज हियर टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x² + y² और x का वैल्यू आ गया आपका -5 का स्क्वायर, y का वैल्यू आ गया 2 तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 25 + 4 which will be equal to 29। So 29 is the right answer dear students। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, व्हाट इज गिवन हियर एंड व्हाट टू फाइंड आउट। वी नीड टू प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जब भी आएगा प्रूफ तो क्या करना है, इसको पहले हम लोग को सेक में या तो tan में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सोचना है कि सेक में कैसे कन्वर्ट होगा। तो सेक में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा कॉस से। ठीक है, तो डिवाइडिंग LHS टर्म, व्हाट इज गिवन हियर इन द LHS में दिया गया है sin A - cos A + 1 डिवाइडेड बाई लिखा गया था sin A + cos A - 1। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, dividing, so I am writing here dividing numerator and denominator by cos A। cos A से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो जब cos A से डिवाइड करूंगा तो ये लिखाएगा sin A अपॉन cos A माइनस cos A बाई लिखा जाएगा आपका cos A प्लस लिखा जा सकता है 1/cos A डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं sin A बाई cos A प्लस लिखा जा सकता है cos A बाई cos A माइनस 1 लिख सकते हैं cos A। sin A बाई cos A को लिखा जाता है tan A। देखिए यहाँ से कैंसल आउट हो गया दैट इज 1 और 1/cos को लिख सकता हूँ मैं sec A डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है फाइनली यहाँ से देखिए यहाँ से जो वैल्यू जो होगा दैट विल बी हियर sin A बाई cos A। तो फिर से क्या लिख सकते हैं इस समय tan A प्लस लिख सकते हैं 1 माइनस हो जाएगा आपका sec A। देखिए यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया, देखिए यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, यहाँ डिवाइड किया गया है, हर एक टर्म को कॉस से डिवाइड किया गया, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, अब देखिए एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस आई एम टेकिंग व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू लिखा जाता है sec स्क्वायर A। तो यहां से कहा सकता है कि 1 इक्वल टू लिख सकते हैं sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। तो देखिए यहाँ 1 दिख रहा है, 1 के जगह पर मैं रख देता हूँ वैल्यू, तो जब मैं इसे पुट करूंगा तो फाइनली लिखाएगा tan A प्लस sec A, tan A प्लस sec A दोनों को एक साथ कर लिया। 1 के जगह पर लिख सकते हैं माइनस sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई, देखिए डिवाइडेड बाई ये देखिएगा तो ये मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं तो वो लिखाएगा tan A प्लस sec A सॉरी माइनस इसकी बने सो माइनस tan A माइनस sec A प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर बैठा देता हूं तो वो लिखाएगा tan A प्लस sec A माइनस इसे लिखा जा सकता है sec A प्लस tan A इंटू लिखा जा सकता है sec A माइनस tan A डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है tan A माइनस sec A प्लस 1।
सो देखिए tan a प्लस ए के यहाँ भी है, tan a प्लस ए के यहाँ भी है। सो मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, tan a प्लस sec a हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1, देखिए यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से देखिए बाहर आ गया, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका माइनस sec a प्लस हो जाएगा आपका tan a, डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं tan a माइनस sec a प्लस 1। और देखिए दोनों सेम सेम टर्म है, दोनों को दोनों कैंसल आउट हो गया। सो वी आर लेफ्ट ओनली विथ व्हाट इज नाउ लेफ्ट नाउ, सो वी आर ओनली लेफ्ट विथ, देखिए तो बचा क्या, तो बच रहा है सिर्फ tan a प्लस sec a, बट देखिए प्रूफ क्या करना है, ये लाना 1y लाना है, ठीक है। तो इसे लिखिए, देखिए इस आइडेंटिटी को फिर से मैं यूज करता हूँ, इस आइडेंटिटी को फिर से यूज करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है इसे मैं रीअरेंज कर देता हूँ, sec a है ना प्लस tan a को मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ sec a माइनस tan a, अब बाई लिख देता हूँ sec a माइनस tan a, ठीक है। तो जब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई लिखा जाएगा आपका sec a है ना, sec a माइनस tan a, और इसका वैल्यू होता है 1। सो फाइनली जो वैल्यू आ गया वो 1 बाई sec a माइनस tan a। So this is equal to RHS, hence proved. This is equal to RHS, so it becomes clear that LHS equal to RHS, hence proved. This is very important question for your board exam, dear students. चलिए moving to the 14th number. 14th number में देखा जाए, देखिए 14th नंबर अगेन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्या बोला गया है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू लेना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस इंटू कॉसेक थीटा लाना है। तो देखिए कैसे प्रूफ कीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। देखिए कैसे प्रूफ कीजिएगा, tan थीटा बाई लिखा हुआ था 1 माइनस कॉट थीटा, आई एम गोइंग टू राइट हियर ओनली एलएचएस, ठीक है, प्लस लिखा हुआ था आपका कॉट थीटा बाई लिखा गया था 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगेन 1 माइनस लिखा जा सकता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को फिर से लिखा जा सकता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, डिवाइडेड बाई इट कैन बी रिटन 1 माइनस साइन थीटा बाई लिखा जा सकता है कॉस थीटा। देखिए यहाँ से साइन थीटा एलसीएम ले लेता हूँ, जब साइन थीटा एलसीएम मिलेंगे तो वैल्यू आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिखाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई हो जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस देखिए यहाँ पे अगेन लिखा जा सकता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन लिखा जा सकता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो होगा वो ये देखिए मेन लाइन होता है, तो मेन लाइन का कैलकुलेशन है ना, इन्वर्ट कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा साइन थीटा वाई लिखा जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वाई लिखा जा सकता है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस फिर से देखिए यहाँ पर लिखा जा सकता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई लिखा जा सकता है फाइनली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके चलिए अब देखिए साइन इंटू साइन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बाई हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस cos into cos is again cos square theta, so I can write cos square theta, और यहाँ लिखा जा सकता है sin theta into cos theta minus sin theta। चलिए अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, यहाँ देखा जाए कि sin थीटा माइनस कॉस लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ cos थीटा माइनस साइन, दोनों को दोनों सेम ही टर्म है, बस फर्क इस बात का है कि एक प्लस में और एक माइनस का फर्क है, ठीक है। तो मैं इस दूरी को मिटा देता हूँ और यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू जो लिखाएगा वो लिखाएगा आपका साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर बाई लिखा जा सकता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ठीक है, और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इनटू, फिर से इन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला कि देखिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी वही सेम टर्म है, इसे कॉमन लेके बाहर किया जा सकता है। सो मैं इसे बाहर कर लेता हूँ और वो लिखाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर बाई लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर बाई साइन थीटा। चलिए यहां तक देख लिए, अब नेक्स्ट पेज लेना होगा, तो ऐड पेज। ठीक है, व्हाट वाज रिटन हियर in the last step it was written that 1 by sin theta minus cos theta into लिखा हुआ था sin स्क्वायर बाई cos थीटा, लिखा गया था sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई लिखा हुआ था आपका sin थीटा। सो लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू एलसीएम लिया जाए तो साइन थीटा इंटू हो गया आपका कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कॉस से कॉस कट गई है ना, देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इंटू साइन यहाँ पे लिखा जाएगा आपका साइन क्यूब माइनस हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसे लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू लिखे सकते। देखिए ये फॉर्मूला एक आइडेंटिटी होता है कि हम लोग लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू लिखा जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ए बी प्लस लिखा जाता है बी स्क्वायर। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट हियर दैट, यहाँ लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस लिख दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट इज लेफ्ट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेपरेटिंग दिस टू टर्म्स, जब मैं सेपरेट करूंगा तो वो लिखाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई लिखा जा सकता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई साइन को लिखा जाता है कॉसेक थीटा और 1 बाई कॉस को लिखते हैं सेक थीटा और यहाँ पे हो गया प्लस 1 which is equal to the RHS. So LHS is equal to RHS, hence proved. So see here it was given in the RHS. ठीक है, चलिए so hence proved। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर देखा जाए, व्हाट वाज गिवन हियर एंड व्हाट टू फाइंड आउट। देखिए क्या बोला गया था, 15 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस से। देखिए क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड के लिए फ्लाइट जो है वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। 30 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ दिस डिस्टेंस मीटर देन फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द प्लेन, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्लेन है जो किसी पॉइंट ए से ऑन द ग्राउंड एंगल 60 डिग्री है ना 60 डिग्री फॉर्म कर रहा था। आफ्टर 30 सेकेंड बाद प्लेन जो है वो गारंटी कुछ आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब एंगल जो घट करके हो जाता है 60 से घट कर हो जाता है 30, बल्कि जो आपका प्लेन जो उड़ रहा है वो एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, दैट इज गिवन हियर, इट इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, तो पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट देखा जाए हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए
देखिए एक प्लेन है, पहले तो मैं ग्राउंड बना लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जब मैं देखता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ इस हाइट पर मैंने देखा, ठीक है। इसमें इस प्लेन का जो एंगल था वो था 30 डिग्री। एंगल कितना मेंशन, सॉरी 60 डिग्री। फर्स्टली द एंगल वाज ओनली 60 डिग्री, सो इट इज गिवन हियर 60 डिग्री। और यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा था, तो मैं प्लेन बना लेता हूँ, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन जो है वो आपका देखिए ये प्लेन जो है वो उड़ रहा था, ठीक है। तो देखिए इस प्लेन को मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ये प्लेन ग्राउंड से जब देखा गया तो जिसमें हमने देखा उसमें यह देखा गया कि एंगल जो ग्राउंड के साथ बना रहा था वो 60 डिग्री बना रहा था। देखिए ये प्लेन जो है इधर से देखें तो एंगल कितना बना है आपका, 60 डिग्री बना है। इट्स ओके। अब देखिए 30 सेकंड के बाद, अब ये जो प्लेन जो है वो 30 सेकंड के बाद यही नहीं रहेगा, बल्कि ये प्लेन जो है वो कहीं और मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से इसे मूव करा देता हूँ। 30 सेकंड के बाद ये प्लेन जो है गारंटी है कि आगे की ओर बढ़ जाएगा, बट डिस्टेंस इज सेम। ये डिस्टेंस देखा जाए वो सेम सेम है, ठीक है। चलिए तो मैं उस प्लेन को फिर से उस पॉइंट पर लेकर चला जाता हूँ। उसके लिए देखिए इस प्लेन जो है वो 30 सेकंड के बाद यहां उड़कर चला आता है, ठीक है। चलिए अब एंगल जो है वो हो जाता है 30 डिग्री। फॉर्मली एंगल था 60 डिग्री। अब ये एंगल प्लेन का जो है वो ग्राउंड के साथ बनता है 30 डिग्री, ठीक है। रिमेनिंग द हाइट सेम, लेट अस ड्रॉ दैट दिस हाइट विल बी सेम। और हाइट जो जिस प्लेन पर हाइट हो रहा है उसका हाइट मेंशन है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो व्हाट वाज गिवन हाइट, तो सी हियर गिवन हाइट वाज 300√3 मीटर। तो जो जिस हाइट पर प्लेन उड़ रहा है इसका हाइट दिया हुआ है 3000√3 मीटर, ठीक है। और यहाँ भी देखिए ये भी दिया हुआ आपका 3000√3 मीटर, इतना हाइट पर प्लेन उड़ रहा था। देखिए इस प्लेन को यहां से यहां तक आने में समय लगता है ओनली 30 सेकेंड। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस प्लेन। सो आई एम गोइंग टू नेम दिस हेयर इन दिस फिगर। तो देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी हो जाता है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये डी है और ये मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट ई है। तो पूछा क्या गया, व्हाट इज आस्किंग हियर, पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द स्पीड। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ईडी। देखिए यहां से यहां तक आ गया, वो ईडी होगा, ईडी जो है वो बीसी के इक्वल होगा। यानी कि स्पीड ऑफ द प्लेन कैन बी रिटेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। द डिस्टेंस इज ईडी बाय टाइम। टाइम कितना देर लगता है, 30 सेकेंड के लिए लगता है। सो ईडी बाई लिखा जा सकता है 30 सेकेंड, बट ईडी जो है वो बीसी के इक्वल होगा, सो बीसी बाई लिख सकता है 30। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज ओनली द लेंथ ऑफ बीसी। ये बीसी का अगर लेंथ आ जाता है तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों ही ट्रायंगल में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए इन ट्रायंगल, देखा जाए इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल ए बी ई में लिखा जा सकता है tan 60 डिग्री इजकल टू tan 60 डिग्री। तो देखिए ये सामने वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये हो गया आपका बेस हो गया। तो tan थीटा इजकल टू लिखते हैं P बाई बी। सो P कैन बी रिटेन BE अपॉन AB और B का लेंथ दिया गया है 3000√3 बाई हो जाएगा आपका AB। AB का लेंथ नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये tan लिखा जा सकता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इजकल टू हो जाएगा 3000√3 बाई लिखा जा सकता है AB। √3 से √3 कैंसल आउट हो गया, सो AB का वैल्यू आ गया आपका 3000 मीटर।
यानी कि देखिए ए से बी का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो दिया गया है आपका 3000 मीटर। अब बीसी का लेंथ निकालना है, तो बीसी का लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये बड़ा ट्रायंगल जो दिख रहा है इसके अंदर हम आते हैं। ठीक है, चलिए अगेन तो हम आ जाते हैं बड़े वाला ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल आपका हो गया ACD। ACD ट्रायंगल में देखिएगा तो एंगल जो दिया गया था वो 30 डिग्री मेंशन था। ठीक है, तो 30 डिग्री मेंशन था तो लिखा जा सकता है tan 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी इस बार लिखा जाएगा आपका CD अपॉन लिख सकता हूं AC। ठीक है, चलिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू CD का वैल्यू दिया हुआ 3000√3/AC जो है वो अननोन है, which means that AC इक्वल टू लिखा जाएगा √3 इंटू 3000√3 लिखाएगा। दैट मीन्स AC इक्वल टू हो जाएगा 9000 मीटर। यानी कि देखा जाए यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो दिया गया है 9000 मीटर मालूम है। ठीक है, साथ ही में अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 3000 है, मतलब ये B से C का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ओनली 6000 मीटर। 9000 माइनस 3000 होगा 6000 मीटर। ठीक है ना, तो स्पीड पूछा गया था, तो व्हाट कैन बी स्पीड, द स्पीड इक्वल टू, इट इज रिटन हियर BC/30, BC इज 6000, सो 6000/30 कैंसल आउट हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 200 मीटर पर सेकेंड। सो the speed of the plane will be 200 मीटर पर सेकेंड। फिर से एक बार देखा जाए, एक प्लेन था जो कितना एंगल बना रहा था 60 डिग्री, पॉइंट ए से प्लेन जो है 30 सेकंड के बाद यहाँ उड़कर चला आया, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है आपका 30 डिग्री हो जाता है, बल्कि हाइट इज कांस्टेंट, हाइट इज गिवन 3000√3, ये भी दिया गया 3000√3। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू निकाला और इससे भी tan थीटा का वैल्यू निकाला और फाइनली हमने BC का वैल्यू निकाला और डिवाइड कर दिया 30 से, क्योंकि प्लेन को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में 30 सेकंड का टाइम लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज गिवन हियर। देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, देखिए तो बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखिए एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बेल शेफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। तो प्लेइंग कार्ड के बारे में आप जानते हैं या नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूं प्लेइंग कार्ड के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताया जाए तो प्लेइंग कार्ड में दो कलर होता है। ठीक है, दो कलर होता है, एक ब्लैक कलर का होता है और एक होता है रेड कलर का। टोटल प्लेइंग कार्ड होता है आपका 52। ठीक है, इसमें से 26 ब्लैक होगा और 26 रेड होगा। ये ब्लैक भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है आपका स्पेड और एक होता है आपका क्लब। ठीक है, ये 13 होगा और ये भी कितना होता है 13 होता है। रेड भी दो तरह का होता है, एक होता है हार्ट, ठीक है, एक हार्ट होता है और एक होता है आपका डायमंड, दैट इज ये भी 13 होगा और ये भी कितना होता है 13 होता है। सो 13 13 13 13 जब ऐड करूंगा तो वो 52 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये था प्लेइंग कार्ड के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्लेइंग कार्ड में नंबरिंग होता है, 1 से लेकर के नंबरिंग होता है 13 तक, बट नंबरिंग इज रिलेटेड ओनली अप टू 10। उसके बाद 11 नंबर को हम लोग बोलते हैं जैक, 12 नंबर को बोलते हैं क्वीन और 13 नंबर को हम लोग बोलते हैं किंग। ठीक है, और जो 1 नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस। ठीक है, बाकी सेम है। ठीक है, तो देखिए इन तीनों को बोला जाता है जैक क्वीन किंग को हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोला जाता है, फेस कार्ड बोला जाता है। ठीक है, और फेस कार्ड का टोटल नंबर जो होगा वो होगा आपका 12। ठीक है, अब देखिए जैक हो, क्वीन है, किंग है, इसके अंदर देखिए दो ब्लैक कलर होगा, यहाँ भी दो ब्लैक, यहाँ भी दो ब्लैक, यानी टोटल ब्लैक कार्ड होगा 6। टोटल ब्लैक कार्ड ऑफ फेस कार्ड जो होगा वो 6 होगा और टोटल रेड जो फेस कार्ड का होगा वो भी 6 होगा। ठीक है, 6 + 6 हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो दिस इज बेसिक कंसेप्ट है ना अबाउट द प्लेइंग कार्ड। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया था, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बेल शेफर्ड कार्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, क्या बोला गया, ए कार्ड ऑफ अ स्पेड और एन एस, मतलब कि
स्पेड का होना चाहिए। तो स्पेड का जो संख्या, स्पेड का जो कलर होता है वो होता है आपका ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो ब्लैक टोटल कार्ड कितना होता है? 13। लेकिन एक का जब है उसमें से भी तो एक स्पेड बाहर आ चुका है। अब एक का जो काउंटिंग बचेगा वो 3 बचेगा। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो देखिएगा फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा आपका 16, टोटल आउटकम होगा 52। सो जो पहला आंसर है इसका आंसर होगा 16/52। फर्दर मल्टीप्लाई किया जाए इसका वैल्यू आएगा 4/13। दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ऑप्शन बी देखा जाए, ए ब्लैक किंग दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्पेड और एक होता है क्लब। सो देयर आर 2 ब्लैक किंग्स, सो वी कैन राइट 2/52 लिखा जा सकता है। सिंप्लीफाई करूंगा तो वैल्यू आएगा 1/26। ठीक। सी नंबर देखा जाए, व्हाट इज आस्किंग हियर, सी नंबर, नाइदर ए जैक और ए किंग, मतलब कि ना ही जैक होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इन दोनों को छोड़ करके कोई भी होना चाहिए। तो ये जैक का काउंटिंग होता है 4 और ये भी होता है 4। टोटल कार्ड होता है आपका 62, यानी कि 52 में से दोनों नहीं आना चाहिए। मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 44, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 52। सो इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/11 बाई आ जाएगा 13। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इधर एक किंग और एक क्वीन, चाहे तो रानी हो चाहे तो राजा हो। तो रानी और राजा ये भी 4 होता है, यानी कि 8y लिखा जा सकता है। 52 कट करूंगा तो वो आएगा 2/13। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिएगा 17 नंबर में बोला जाए, क्या बोला गया था? देखिए 17 नंबर में क्या बोला गया है डियर स्टूडेंट्स, देखिए व्हाट इज आस्किंग हियर, विदाउट कैलकुलेटिंग द जीरोस फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि जीरो कैलकुलेट नहीं करना है, जीरो कैलकुलेट करना नहीं है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर भी बनाना है। हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरो जो होगा इसके रेसिप्रोकल होगा, जिसका हमको लिखना उसका जीरो इसके रेसिप्रोकल होगा। तो फॉर दिस पॉलिनोमियल अगर मैं लिख देता हूं यहां से px, तो px जो दिया गया है वो दिया गया आपका 5x² 2x - 3 दिया गया है। सो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो लिखा जाता है -b/a। सो इट कैन बी रिटेन -2/5। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो लिखते हैं c/a। c कितना है देखिए -3/5, यानी कि -3/5 हो गया। -3 कितना होगा? 5 होगा। सो आई एम राइटिंग हियर -3 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा जाए तो एक अदर पॉलिनोमियल लिखना है जिसका जीरो जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा। तो इसका अगर जीरोस अल्फा बीटा है तो जिसका लिखना है उसका जीरो जो होगा वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा। इसके लिए सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 एलसीएम लिया जाता है, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, क्या लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना आया हुआ है -2/5 अपॉन कर देते हैं -3/5, दोनों कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 2/3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1/अल्फा सही ना, तो इसे लिखा जा सकता है 1/अल्फा इंटू बीटा। और देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है, दैट इज 1/-3/5, मतलब ये वैल्यू जो आएगा वो -5/3 के इक्वल होगा। बट क्या पूछा गया है, पॉलिनोमियल क्या होगा, व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है, px नहीं लिखता हूं क्योंकि पहले वाला px था। ठीक है, तो यहां से कहा जा सकता है कि px इक्वल, सॉरी देखिए, तो कहा जा सकता है qx लिख देता हूं यहां से, qx इक्वल लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू x प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है, चलिए आ जाइए x², देखिए इसका वैल्यू कितना था -2/3 इंटू x हो गया और इसका वैल्यू आया था -5/3।
ठीक है, यहाँ 3 है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो फाइनली आंसर जो हमारा होगा वो यहाँ लिख देता हूँ, QX का जो वैल्यू होगा वो आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। फिर से देखा जाए क्या बोला गया था, विदाउट कैलकुलेटिंग द जीरोस, देखिए हमने जीरोस नहीं निकाला है, ठीक है। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर इस पॉलिनोमियल का रूट अल्फा और बीटा है तो इस पॉलिनोमियल का रूट होगा 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा होगा। सो हमने कैलकुलेट कर लिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। जिस पॉलिनोमियल का लिखना है उसके लिए सम ऑफ जीरोस, इसका जो रूट जो होगा जिसका निकालना है वो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है, इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आया 2/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया -5/3। फॉर्मूला पे रख दिया, वैल्यू आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द 18th नंबर। देखिए 18th नंबर में क्या बोला गया था, देखिए 18th नंबर में क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आर डबल इन वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो भी जीरोस आएगा उसका जीरोस जो होगा इसके वाला से 2 गुना है, डबल है, ठीक है। तो बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सो पहले मैं इस पॉलिनोमियल का जीरोस कैलकुलेट करता हूँ। लिखा जा सकता है px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो -6x माइनस प्लस x और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 2x कॉमन तो x माइनस 3, 1 कॉमन x माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू लिख सकते हैं x माइनस 3। तो हमें है ना ये चीज याद रखना है कि फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वी राइट px इक्वल टू 0। इसका मतलब कहा जा सकता है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया -1/2 या तो x का वैल्यू आ गया आपका 3। चलिए अब बोला गया है कि इसका जो जीरो जो होगा इसका दुगना होगा, ठीक है। तो मैं अल्फा कैलकुलेट कर लेता हूँ, जिस पॉलिनोमियल के लिए पी और क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना था, इसका दुगना होगा। मतलब अल्फा का वैल्यू जो हो गया वो 2 इंटू -1/2 विच इज इक्वल टू -1। बीटा का जो वैल्यू होगा इसका दुगना मतलब 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। सो पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, तो पॉलिनोमियल px इक्वल टू लिखा जाता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा जब कैलकुलेट कीजिएगा तो वो जाएगा -5, 6 माइनस 1 दैट इज 5। मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा -6। px इक्वल टू लिखा गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो व्हाट वाज आस्किंग वैल्यू ऑफ p एंड q। तो गिवन पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस px प्लस q, ठीक है। तब देखिए कंपेयर जब कीजिएगा तब p का वैल्यू आएगा -5 और q का वैल्यू आएगा -6। सो दिस इज योर राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 19th नंबर में क्या बोला गया। देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है। देखिए 19th नंबर में क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है कि ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन है जो सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होता, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, जितना इसका टाइमिंग था उससे 4 घंटा कम लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, देन द शेड्यूल टाइम एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन स्लोअर होता 6 किलोमीटर पर आवर से तब इसमें जो है वो 6 घंटा समय ज़्यादा लगता, 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द जर्नी। देखा जाए तो इसमें न डिस्टेंस है, न टाइम दिया गया, न स्पीड दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए तो ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होता तो देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं मान लेता हूं लेट द
यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी, यूजुअल स्पीड जो मैं मान लेता हूं वो है 1 किलोमीटर पर आवर एंड यूजुअल टाइम बी बाई आवर, मतलब यूजुअल स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है और यूजुअल टाइम जो है वो कितना है, बाई आवर लगता है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होता तो उसे 4 घंटा कम लगता देन द शेड्यूल टाइम। तो अब जो होगा, अब जो स्पीड लिखाएगा वो होगा आपका x 6 ज्यादा होता, x प्लस 6 हो जाएगा। अब स्पीड के बारे में बात कर रहा है तो कितना हो जाता है x प्लस 6। तो टाइम कितना होता, टाइम जो है वो आपका कितना घंटा कम लग रहा है, देखिए टाइम 4 घंटा कम लगता, यानी कि लिख सकते हैं बाई -4। अब देखिए इन बोथ द केसेस डिस्टेंस कवर्ड विल बी सेम। जैसे देखिए अगर ट्रेन को यहां से यहां तक जाना है, स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है, उससे फर्क क्या पड़ता है डिस्टेंस को, डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। तो पहले ओरिजिनल स्पीड लिख सकते हैं, डिस्टेंस टू टाइम मतलब लिखा जा सकता है x इंटू बाई इजकल टू, नाउ जो डिस्टेंस कवर करेगा वो लिखा जाएगा इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि लिख सकते हैं x प्लस 6 इंटू लिखा जा सकता है बाई -4। सो फाइनली कह सकते हैं कि x इंटू बाई का जो वैल्यू आएगा x बाई -4x प्लस लिखा जाएगा 6 बाई -24। x बाई से x बाई कैंसल आउट हो गया, तो 4x प्लस 6 बाई इजकल टू हो गया आपका -24 हो गया। सॉरी यहाँ माइनस होगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिएगा सेंड कर देता हूँ इधर, हो गया 4x माइनस 6 बाई इजकल टू -24 विच मीन्स दैट 2x माइनस 3 बाई का जो वैल्यू होगा वो -12 के इक्वल होगा। नाउ सेकेंड पार्ट देखा जाए क्या बोला गया था, फिर बोला गया है कि शेड्यूल टाइम इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6, मतलब ट्रेन अगर स्लोअर होता तो समय 6 घंटा और ज्यादा लगता। तो नाउ इस केस में अगर हम बात करेंगे स्लोअर होता, कितना से स्लोअर होता, देखिए तो स्लोअर कितना से होता देखा जाए, स्लोअर कितना से होता देखा जाए डियर स्टूडेंट्स। सेकंड केस में क्या बोला गया था, सेकंड केस में बोला गया था कि अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होता, यानी कि अब स्पीड हो जाएगा x प्लस 6, तो टाइम जो है वो कम लगता, 6 घंटा कम लगता, इसे लिख सकते हैं बाई -6। इन बोथ द केसेस डिस्टेंस कवर्ड विल बी सेम। सो इन बोथ द केसेस ये कहा जा सकता है कि स्पीड सेम होगा। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज x एंड टाइम इज बाई, सो x इंटू बाई जो होगा इस वाला केस में लिख सकते हैं x प्लस 6 इंटू है ना बाई -6 के इक्वल होगा। सो लिखा जा सकता है x इंटू बाई, x से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा आपका x बाई -6x और 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बाई माइनस हो जाएगा 36, x बाई से x बाई कैंसल आउट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ 6x माइनस 6 बाई इक्वल टू हो गया -36। तो देखिए 6 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस बाई का जो वैल्यू होगा वो -6 के इक्वल आएगा। सो अब आगे बढ़ा जाए, तो आगे बढ़िएगा तो क्या बोला गया था कि लेट्स हैव ए लुक, इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर दिया गया, सॉरी इट इज गिवन हियर स्लोअर एंड आई हैव रिटन हियर फास्टर, बंद कीजिए। Dear students, what is given in the सेकंड केस में ये बोल रहा है कि अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर होता, यानी कि अब स्पीड हो जाएगा x माइनस 6, तो टाइम 6 घंटा ज्यादा लगता है, यानी कि अब जो टाइम होगा वो बाई प्लस 6 होगा। ठीक है, ओके, तो लिखा जा सकता है x इंटू बाई लिख सकते हैं x माइनस 6 इंटू बाई प्लस 6 लिखा जा सकता है। सो सिंप्लीफाइंग दिस है ना, लिख सकते हैं x बाई इक्वल टू x बाई प्लस 6x, ठीक है, और लिखा जा सकता है -6 बाई -36। देखिए x बाई से x बाई कैंसल आउट हो गया, तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ 6x माइनस 6 बाई इक्वल टू हो जाएगा 36। दैट मीन्स दैट x माइनस बाई का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। ये हो गया कंडीशन नंबर 2। अभी नहीं सांस लेने का, ठीक है ना।
देखने का। आगे क्या बोला गया है कि देखिए अगर मान लेते हैं कुछ इस तरह से होता है तो दोनों से हम एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों का हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को लिखते हैं। लिखा गया था 2x माइनस 3y इजकल टू लिखा हुआ था -12, और सेकंड इक्वेशन देखा जाए तो x माइनस वाई इजकल टू लिखा हुआ था 6। सो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से। ठीक है, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो लिखा आएगा 2x माइनस 3y इजकल टू हो गया -12, यानी कि 3x माइनस 3y इजकल टू हो गया 18। सो साइन चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो साइन चेंज कीजिएगा तो देखिए दोनों कैंसल आउट हो गया, दिस टू टर्म्स विल बी कैंसल आउट। ठीक है, तो अब क्या बच रहा है, देखिए बचा सिर्फ माइनस एक्स इक्वल टू हो गया आपका -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसलिए एक्स का वैल्यू आ गया 30। जब x 30 होगा तो y का वैल्यू निकालने के लिए, है ना, यहाँ रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो वी कैन राइट पुट x इक्वल टू 30 इन 1। x इक्वल टू 30 जब रखिएगा तो होगा 30 माइनस वाई इक्वल टू लिखाएगा 6। दैट मीन्स दैट माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो -24 कट गया। लेकिन फाइनली ये देखिए टाइम आ गया, वाई जो था वो क्या था, टाइम था, यानी कि ओरिजिनल टाइम हो गया 24 आवर और ओरिजिनल स्पीड होगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो फिर से डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है। सो इट कैन बी रिटेन 30 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 720 किलोमीटर, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा 720 किलोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी अबाउट 99% टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम फ्रॉम द ग्राफ। तो देखिएगा क्या बोला गया था, बोला गया बाय ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये बताना है कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन और होता है आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट होता है पैरेलल लाइन, यानी कि है ना आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ बनाना है x माइनस 2y इक्वल टू 6 का और 3x माइनस 6y इक्वल टू 0 का। तो लेट मी ब्रिंग हियर ग्राफ। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ था, पहला इक्वेशन में दिया हुआ था आपका, पहला इक्वेशन नंबर 1 में अगर देखा जाए तो वो लिखा हुआ था x माइनस 2y इक्वल टू लिखा हुआ था 6। ठीक है, तो पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, इस लाइन का। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। ठीक है ना, इस टेबल में क्या करना है, आपको यहाँ x लिख देना है और यहाँ y लिख देना है। ठीक है, आप क्या करिएगा, पहले x का वैल्यू 0 रख दोगे तो y आ जाएगा -3। देखिए x 0 जब करोगे तो x को ढक लो, तो जब x को ढक लेंगे तो सिर्फ बचेगा -2y इक्वल टू 6, यानी कि y का वैल्यू आ गया -3। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है -3। फिर y का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो जब y 0 रखिए तो ये ढक जाएगा इस बार, जब इसको ढक दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 6। बट देयर विल बी प्रॉब्लम, 6 कैन बी गिवन हियर। 6 अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, हाँ 6, यस, तो ये हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, चलिए इसे मैं इस पर प्लॉट करूंगा। ठीक है ना, तो देखिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ रूलर। ठीक है, देखिए क्या बोला गया था, x0, तो पहले इसके ऊपर नंबरिंग कर लिया जाए। ठीक है, देखिएगा एवरीवन नोस यहाँ पे ओरिजिन होता है, और यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, आगे देखिएगा तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है ना, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इधर में लिखिएगा तो -1 -2 -3 -4 और ये हो गया आपका -6। सिमिलरली यहाँ देखा जाए तो ये होगा -1 -2 और ये हो गया इस तरह से -3 हो गया। ठीक है ना, आपका ये होता है x एक्सिस और ये हो गया x डैश और ये हो गया आपका x और ये जो ऊपर से देख रहे हैं वो हो गया y और ये जो हो गया आपका हो गया y डैश। चलिए पॉइंट को प्लॉट करते हैं, x0 तो y -3, x0 तो y -3। देखिए पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, मैं इसका कलर डिफरेंट कर लेता हूँ। ठीक है, x0 तो y -3 यानी पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, x6 तो y0 यानी पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है। ठीक है, तो ब्रिंग द स्केल हियर, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एक काम कीजिए,
इस तरह से। दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, तो स्केल्स इस तरह से रख कर करके आपको अपने ग्राफ पेपर पे इस तरह से ड्रा कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक है ना, या तो इसे मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए कहाँ से, ठीक है, हाँ यहाँ से देखिएगा, ये हो गया। इस लाइन के ऊपर ग्राफ का नाम जब लिखना है दोस्तों, तो x - 2 y = 6 का ग्राफ हो गया। ठीक है ना, पॉइंट्स यहाँ से मालूम चला वो भी लिख सकते हैं। तो ये वाला हो गया आपका 6,0 पॉइंट ए है, और पॉइंट बी जो आया उसे लिखा जा सकता है 0,-3। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ, सेकंड का ग्राफ देखा जाए। सेकंड में क्या लिखा हुआ था, 3x - 6y = 0 लिखा हुआ था। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ था 3x - 6y = 0। ठीक है, तो देखिएगा, यानी कि देखिए 3x = लिख सकते हैं 6y। सो जब इस तरह से ग्राफ ड्रा करिएगा इसके लिए, तो कहा जा सकता है यहाँ x यहाँ y, x का वैल्यू जब 0 लोगे तो y भी कितना होगा, 0 होगा। देखो x 0 तो y भी 0, और जैसे ही आप x का वैल्यू आप ले लीजिए, सॉरी y का वैल्यू 1 ले लो, तो x का वैल्यू आएगा 2। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये 3x = हो जाएगा 6, यानी कि x = हो जाएगा 2। सो x का वैल्यू हो जाएगा 2। इसका इन सारे पॉइंट्स को दिखाया जाए ग्राफ के ऊपर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो दिखाते हैं। देखिए x 0 y 0, तो कहा जा सकता है दैट विल बी ओनली ऑरिजिन, इसलिए ऑरिजिन को देखा जाए। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 0 0। ठीक है ना, x2 y 1, x2 तो y 1 होगा, यानी कि लगभग पॉइंट ये होगा। ठीक है, फिर से मैं इन दोनों को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैं इन दोनों को ड्रॉ करता हूँ। देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखिए अगर इस तरह से, हाँ देखिएगा, इस तरह से दोनों को हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। दोनों को मैं मिला दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये लाइन हो गया। ठीक है ना, अब मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर पॉइंट जो आया, क्या आया था, ये था आपका 2,1, और ये जो पॉइंट था वो था आपका 0,0। आई कैन से O एंड दिस इज C। ठीक है, इसके ऊपर ग्राफ का नाम जरूर लिखना है, यानी कि इसका जो ग्राफ हो गया वो 3x = 6y का ग्राफ हो गया। ठीक है ना, अब देखिएगा कि दोनों लाइन को देखिए तो पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल है ही। जब लाइन पैरेलल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसलिए फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी क्लियरली सी दैट दिस गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लेकिन ये अगर इंटरसेक्टिंग होता, इस तरह का ग्राफ बनता, तो उसको कंसिस्टेंट बोलते। कोइंसिडेंट बनता, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बन जाता, फिर से वो भी कंसिस्टेंट होता। दैट्स ऑल in this video dear students. See you in the next video with more informative video, so that you can score more and more marks in your board exam. So dear students, keep in touch with us and see what I have written in the last. I have written here, if you like my video then subscribe and like our videos. That's all dear students.